हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं आरती अपने नॉलेज मंत्रा चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चर्चा मौर्य साम्राज्य पे चल रही थी, जिसमें कि हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीट कर चुके हैं, जो स्रोत थे, सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था किसी भी चैप्टर का, कि किसी भी चैप्टर को अगर कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि किसी भी कोई भी कितना बड़ा चैप्टर हो उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने से जो है हमारे लिए वो चैप्टर आसान हो जाता है। तो मैंने भी इसी तरह से किया था कि मौर्य साम्राज्य को कई पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि पहला जो पार्ट था, जो मौर्य साम्राज्य जानने के स्रोत थे, उनको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो स्रोत थे, तो साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोत, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो राजनीतिक इतिहास है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उनके प्रमुख अभियान। लास्ट वीडियो में हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख अभियानों को पढ़ा था, जिसमें कि इसके पहले भी हमने कुछ पढ़ा था कि जो इनका जो ये किस जाति के थे, इसके बारे में कई सारे इतिहासकारों में मतभेद था। तो वो इतिहासकार कौन कौन से थे या फिर वो पुस्तकें कौन कौन सी थी, तो हमने जो लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था उसका चंद मिनट में हम रिवीजन करवा देते हैं आपका। तो हमने आपको बताया था कि जो एक विष्णु पुराण है, जो कि श्रीधर स्वामी हैं, इन्होंने विष्णु पुराण पर टीका लिखी है। और दूसरा आता है कथा सरित सागर, जिसको किसने लिखा है? सोमदेव सूरी ने लिखा है। और तीसरा क्या है? वृहत कथा मंजरी, जिसको क्षेमेंद्र ने लिखा है। और वृहत कथा मंजरी जो है, इसको जो है क्षेमेंद्र ने लिखा है। और मुद्रा राक्षस है, जो कि विशाख दत्त ने लिखा है। तो ये चार पुस्तकें बच्चों ऐसी हैं जिसमें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी जाति के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति के थे। मैंने आपको बताया था कि इतिहासकारों में जाति को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, जिसमें कि अलग अलग, किसी पुस्तक में इनको क्षत्रिय माना गया है तो किसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। तो ये जो मैंने आपको चार पुस्तकें बताई, कौन कौन सी? एक है विष्णु पुराण, जिसके टीकाकार कौन है? श्रीधर स्वामी। दूसरा है कथा सरित सागर, जो कि सोमदेव सूरी ने लिखा है। तीसरा है क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। और चौथा है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो ये चार पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र माना है। किंतु अगर हम बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म कि जैन धर्म से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं या फिर बौद्ध धर्म से भी संबंधित जो पुस्तकें हैं जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया गया है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र न मान करके चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना गया है? क्षत्रिय माना है। ठीक है, तो ये अपना अपना अलग अलग नजरिया है देखने का, किसने क्या माना है ये तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि किसने क्या माना है। बाकी वो अलग बात है इतिहासकारों की कि किसने शूद्र माना है और किसने क्षत्रिय माना है। तो ये हुआ जो मतभेद थे, कौन कौन सी पुस्तकों में मतभेद किया गया है, तो उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। इसके बाद में लास्ट वीडियोस में हमने एक चीज़ और आपसे डिस्कशन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैन्य संगठन था, तो उस सैन्य संगठन को भी लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। किसी ने क्या, जैसे अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं। तो अर्थशास्त्र में जो है कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, तो उसकी सेना में जो है कौन कौन से लोग थे? म्लेच्छ लोग शामिल थे। कौन से? म्लेच्छ लोग। म्लेच्छ का मतलब शूद्र लोग जो होते थे उनको म्लेच्छ भी कहा गया है। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें जानकारी होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में म्लेच्छ लोग भी जो है शामिल थे। ठीक है, वहीं पर एक पुस्तक आती है, कौन सी? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस।
तो विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो है यवन, शक और हूण जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में प्लूटार्क ने क्या कहा है कि प्लूटार्क ने जो है कहा है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना थी, जिस 6 लाख सेना को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण हिंदुस्तान को रौंद डाला था। ये कौन सी पुस्तक बात करती है? तो ये बात करती है प्लूटार्क की, जो प्लूटार्क की पुस्तक है उसमें ये कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में आती है लास्ट में कौन सी? प्लिनी की। तो प्लिनी ने कहा है कि इसकी सेना में 6 लाख पैदल और 30 लाख घुड़सवार और 4000 हाथी शामिल थे। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग विचार दिए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी सेना थी और कौन कौन सी जातियां शामिल थी। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्या लास्ट डे का जो हमने आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन कराया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट डे में कि पहला अभियान था मगध और दूसरा जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य असफल हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य ने जो है कहाँ आक्रमण किया था? मगध पर आक्रमण किया था। जो कि अगर आप छोटी सी बात है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र को जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे वहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तब संभवतः आपको विजय मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर चाक चौबंद उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसकी राजधानी पर आप अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो आपके जीतने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। तो यही गलती चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रथम अभियान में किया था, जो कि असफल हुआ। तो पहला अभियान चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? तो पहला जो अभियान था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पर था, जो कि असफल तरीके से उसने अभियान प्रारंभ किया। जब ये असफल हो गया, और मैंने आपको बताया था लास्ट डे खीर का प्रकरण और रोटी का प्रकरण, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको सुना, उस कहानी को, उस वृद्ध महिला के माध्यम से, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद में पुनः उन्होंने क्या किया, जो घनानंद के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहाँ से युद्ध जीतना प्रारंभ किया। तो जो पश्चिम प्रांत थे, एक सिंध प्रांत था और पंजाब प्रांत था, उसमें उन्होंने वो अपनी ट्रिक लगाई और दूसरे अभियान में वो क्या हुए, सक्सेस हुए। जहाँ पर सिंध और पंजाब जैसे प्रांत में जो है विदेशी थे, एक उसमें यूथिडेमस था और दूसरे उसमें फिलिप द्वितीय था। तो इनको इन्होंने परास्त किया और इसके बाद में इन्होंने पुनः जो तीसरा आक्रमण था, इन्होंने पुनः मगध पर अटैक किया। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि तीसरा, हमने लास्ट डे 2 अभियान कंप्लीट कर दिए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभियान और द्वितीय अभियान कंप्लीट कर दिया था। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा अभियान पढ़ेंगे। तो तीसरे अभियान में इसने क्या किया था कि मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब मगध पर आक्रमण किया तो यहाँ का सेनापति था, जो सेनापति था वो था भद्रसाल। ठीक है, कहाँ का? घनानंद का जो सेनापति था वो भद्रसाल था। और भद्रसाल क्या किया कि जब इसने अटैक किया, भद्रसाल चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से परास्त हो गया। और जब परास्त हो गया तो इसका वर्णन अगर हम बात करते हैं कि किसमें मिलता है, कि तीसरा जो चंद्रगुप्त मौर्य का अभियान मगध पर हुआ था और मगध पर जो घनानंद का सेनापति था, भद्रसाल था, वो क्या हो गया, परास्त हो गया। तो इसके बारे में वर्णन अगर मिलता है तो वो कहाँ पर मिलता है कि एक बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा? मिलिंद पन्नो। इस मिलिंद पन्नो में जो है मगध पर इन्होंने विजय प्राप्त की, यानी कि सेनापति को परास्त किया। ये वर्णन हमें मिलिंद पन्नो पर मिलता है। तो जब इसका सेनापति परास्त हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में जो मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो तीसरा अभियान था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसने सफलतापूर्वक जो है इसका जो सैन्य अभियान था वो पूरी तरीके से सफल रहा। और
अपने मकसद में कामयाब हो गया। ठीक है, अब आता है चौथे नंबर पर कि चौथे नंबर पर क्या है कि सेल्यूकस युद्ध, जो चौथा अभियान था तो वो कौन सा था, सेल्यूकस युद्ध और उसके साथ वैवाहिक संबंध। हमने आपको आई होप आपसे हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि जो सेल्यूकस था ये कौन था, तो ये सिकंदर का सेनापति था। कौन था, सिकंदर का सेनापति था। और ये और कौन था, ये सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का पुत्र भी था। कौन था, सीरिया के शासक एंटियोकस का पुत्र भी था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये जो है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस क्या किया, सिंध नदी पार किया। किसने, सेल्यूकस ने। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में सिंध नदी पार किया, किंतु उसको परास्त करने के उद्देश्य से आया था। कौन, सेल्यूकस। किसको, सीजियम को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये परास्त करने के उद्देश्य से आया था। और 305 ईस्वी में इसने सिंध नदी को पार किया, किंतु इस समय क्या हुआ, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से परास्त हो गया। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य से परास्त हो गया तो इसने सोचा कि अब चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा शासक, उसकी इस समय इतनी ज़्यादा ख्याति फैल चुकी थी कि ये डर गया और इसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इससे संधि नहीं करते हैं तो कहीं हमें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े। तो इसने क्या किया कि अपनी पुत्री हेलेना का इससे संधि तो किया ही, साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पहली चीज तो संधि कर ली और संधि करने के बाद में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो इस तरीके से जो राजनीतिक संबंध थे इसके और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पुत्री का नाम क्या था, सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलेना, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। अब इसके बाद में बात आती है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह, यानी कि सेल्यूकस की पुत्री, इन दोनों का विवाह अगर बात करते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करते हैं तो यहीं पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ है। कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से जो विवाह हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था तो वो यही विवाह होगा। कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है सेल्यूकस, जो चौथा अभियान था इसका, कौन सा, जो सेल्यूकस से युद्ध था, ये भी अपने एक तरीके से पूर्ण रूप से ये विजयी हुआ। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में बात आती है क्या विवाह हुआ तो ऐसे ही हुआ, उस समय क्या पुराने समय में दहेज प्रथा नहीं प्रचलित थी, तो बिल्कुल प्रचलित थी। तो उस समय क्या किया कि जब इसका विवाह हुआ तो ऐसे ही नहीं खाली लौटा दिया, दहेज के रूप में जो सेल्यूकस था चंद्रगुप्त मौर्य को 4 जो है क्षेत्र दिए। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो वो 4 क्षेत्र थे। पहला था अराकोशिया, जो कि कांधार में पड़ता था। पहला क्या था, अराकोशिया। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में जो क्षेत्र मिले थे वो कौन कौन से थे या कौन नहीं है। ये कथन कारण में भी हो सकता है या मैच करने में भी हो सकता है 3 तो आपको दे देगा, चौथा कहीं और से उठा के दे देगा। तो अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दहेज में मुख्य रूप से 4 क्षेत्र मिले थे। वो कौन कौन से थे, पहला था अराकोशिया, जो कि कंधार का नाम था। इसके बाद में दूसरा था एरिया, जो दूसरा नाम इसका क्या था, हेरात इस समय। इसके बाद में तीसरा है पेरुम पेनिस देई, जहाँ पर जिसको काबुल बाद में कहा गया। इसके बाद में चौथा क्या है, जेड्रोसिया, जो कि मकरान तट पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 क्षेत्र थे जिसमें कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में इतने सारे क्षेत्र दिए हुए थे। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ का, ये चारों क्षेत्र कहाँ के थे, तो ये चारों क्षेत्र थे कहाँ पर, अफगानिस्तान के क्षेत्र थे। ठीक है, तो इस तरह से ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र ऐसे 4 क्षेत्र थे जो कि बिना लड़े ही और बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए ही दहेज के रूप में जो उत्तर पश्चिम का प्रांत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से
ये जो है सेल्यूकस से जो युद्ध किया, तो इस तरीके से इसकी उपलब्धि के रूप में इसको प्राप्त हुआ। अब इसने जो सेल्यूकस था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र तो दिए थे, लेकिन उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट के रूप में दिया था। किसको दिया था? सेल्यूकस को भेंट के रूप में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। अब इसके बाद में क्या है भाई, कोई भी अगर अपनी बेटी देगा, कोई भी पिता होगा अपनी बेटी देगा, और वो भी दुश्मन के यहाँ, तो उसको तो जाहिर सी बात है उसको अपनी बेटी की चिंता होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी बेटी तो दे दिया और चंद्रगुप्त मौर्य हमारी पुत्री के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहा हो। तो उसने कूटनीति खेली। उसने किया क्या कि उसने अपने दरबार से मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसको भेजा? मेगस्थनीज को, जो इंडिका का लेखक है। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। किसके रूप में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। राजदूत के रूप में तो भेजा ही, लेकिन उसका मेन टारगेट क्या था कि ये जानना कि कहीं उसकी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जो शक कर रहा था वो गलत था। ठीक है, तो सेल्यूकस जो है राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, अब ये मेगस्थनीज क्या डायरेक्ट सेल्यूकस के दरबार से आया हुआ था? तो बिल्कुल नहीं। ये अगर आया था तो ये कहाँ से आया था? ये अराकोशिया यानी कंधार से आया था। जैसे कि सेल्यूकस ने भारत पर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने के पहले जो है जो मेगस्थनीज था वो कहाँ पर था? अराकोशिया में था। इसको अराकोशिया के दरबार में रखा हुआ था। तो ये जो मेगस्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ से आया था? तो ये अराकोशिया यानी कि कंधार से आया था। ठीक है, तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ जो अभियान था वो संपन्न हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में चौथा नंबर आता है किसका? 5वां नंबर आता है पश्चिम भारत पर अभियान कौन कौन से थे, किस तरीके से इसने किया? तो पश्चिम भारत पर अभियान इसने किया। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत का सैन्य अभियान मिलता है कि किस तरह से किया। तो यहाँ पर एक शक शासक है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख जो कि 150 ईस्वी में लिखवाया था, जिसमें कि 4 शासकों के बारे में दिया गया है। आप पिछला वीडियो देखेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रमुख शासक कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा अशोक था, तीसरा रुद्रदामन और चौथा कौन था? स्कंदगुप्त था। ठीक है, इन चारों के बारे में जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। अब इसके बाद में बात आती है, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लीज़ आप जा करके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतपति कौन था? अशोक और रुद्रदामन किसके समय कौन कौन से प्रांतपति थे? आप पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, हर चीज़ आपसे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताएंगे कि जिसने लिखवाया है उसके समय पर कौन था और क्या किया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, और अगर आपको और क्लियर करना है आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स भी करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जो कि हम जब आपका कमेंट्स देखेंगे तो नेक्स्ट डे हम आपके जो कमेंट्स का आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष लेकर के ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।